नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ेंगे साथियों भारतीय इतिहास। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम भारतीय इतिहास में पढ़ रहे हैं साथियों प्राचीन भारतीय इतिहास को। और प्राचीन भारतीय इतिहास के तहत साथियों हम गुप्त काल पढ़ रहे हैं। और गुप्तों में हमने प्रारंभिक गुप्त शासकों के बारे में चर्चा कर ली। और जैसे कि हमने श्रीगुप्त को पढ़ा, घटोत्कच को पढ़ा, उसके बाद हमने साथियों चंद्रगुप्त को पढ़ा, उसके बाद हमने समुद्रगुप्त को पढ़ लिया। और समुद्रगुप्त के बाद में हमने रामगुप्त को पढ़ लिया साथियों। रामगुप्त तक हमने चर्चा की। अब अगला जो बिंदु है साथियों, रामगुप्त के बारे में हम जब चर्चा कर रहे थे तो आखिरकार मैंने आपको बताया था कि रामगुप्त खुद एक अयोग्य शासक था साथियों, और उसको गद्दी से किसने हटा दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना जो बिंदु है उसको लेते हैं साथियों। यानी आज का अपना जो बिंदु है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। पॉइंट कौन सा चल रहा है वो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गुप्त काल पढ़ रहे हैं। और गुप्त काल के तहत हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो है गुप्त राजवंश। और जो गुप्त काल है साथियों भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है, आप सब लोग जानते हो। उसी के तहत चंद्रगुप्त द्वितीय को हम यहाँ पर पढ़ेंगे साथियों, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधि मिलती है साथियों वो है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। तो ये प्रश्न भारतीय इतिहास में ऐसे कुल 14 शासक हुए थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो उसमें यह भी एक था। और अब साथियों इसके शासनकाल की चर्चा आप लोगों से करवाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को इसके शासनकाल को पढ़ना है। तो वो है साथियों 380 से लेकर के 412 एडी यानी कि ईस्वी। इसका ये क्या है साथियों? शासनकाल है। तो आप लोगों को ये पढ़ना है। अब देखिए, इसके शासनकाल को ही कहा जाता है। देखिए, एक तो मैंने अभी कहा है कि गुप्त काल, गुप्त राजवंश यानी गुप्त काल। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, क्योंकि यहाँ पर कला, साहित्य, संगीत चौतरफा सभी प्रकार से विकास सबसे ज्यादा हुआ था। ठीक है, और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल की बात करें, यानी इसका जो शासनकाल था साथियों, शासनकाल गुप्त राजवंश का स्वर्ण काल। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका शासनकाल गुप्त राजवंश का स्वर्ण काल कहा जाता था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की चर्चा हम कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर पढ़नी होगी। एक तो ये पढ़नी होगी कि चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, किसको हराकर यानी राजा बनता है? तो आपको पता है ये रामगुप्त को हटा करके, गद्दी से हटाकर शासक बना। आपको कुछ याद आ रहा है तो मैंने कहा अयोग्य निर्बल शासक था रामगुप्त। अपनी पत्नी वो शकों को देना चाहता था, और फिर चंद्रगुप्त ने क्या कर दिया? उनकी हत्या कर दी, शकों की भी और इसकी भी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रख लेना। तो रामगुप्त को गद्दी से हटाकर ये शासक बनता है कौन? चंद्रगुप्त, है ना, द्वितीय। और अब इसका जो विवाह है वो किसके साथ होता है? ये विवाह किसके साथ करता है? एक विवाह आगे और चर्चा करेंगे कुबेर नागा के साथ, लेकिन यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ अभी विवाह किसकी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की। रामगुप्त की जो पत्नी थी जिसके चर्चा हमने बात की थी, दुर्व देवी। ठीक है, दुर्व देवी की चर्चा हमने की थी। तो ये ध्यान रखना, दुर्व देवी के साथ विवाह हुआ और इनका जो पुत्र था, इनसे उत्पन्न जो पुत्र, ध्यान रखना, दुर्व देवी वह किसका? चंद्रगुप्त का। दुर्व देवी और चंद्रगुप्त का जो पुत्र था, जिसका नाम मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कुमारगुप्त। क्या नाम था? कुमारगुप्त। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब अपन चर्चा करते हैं थोड़ी और आगे। इसके जानकारी कहां से मिलती है इन सभी चीजों की? इसके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, महरौली जो लौह स्तंभ अभिलेख है वहां से इसकी सबसे ज्यादा जो जानकारी मिलती है। किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ठीक है, महरौली लौह स्तंभ अभिलेख है, सबसे ज्यादा जानकारी चंद्रगुप्त द्वितीय की वहां से ही मिलती है। इसे विक्रमादित्य कहा जाता है। तो आप लोग लिख लीजिए महरौली
स्तंभ लेख से, ठीक है, मेहरौली स्तंभ लेख से यहाँ से इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है साथियों। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब मैं इसको और आगे बढ़ाते हुए अगर अपन चर्चा करूं तो सबसे पहले साथियों इसके उपनामों की बात आती है। उपनाम याद करने आप लोगों को, इसी को देवगुप्त कहते हैं, देवराज, देवश्री, ये इसकी क्या मिलती है साथियों, वो ना उपनाम मिलते हैं, ठीक है। देवश्री, देवराज, देवगुप्त, ये इनके क्या मिलते हैं, उपाधि, उपनाम मिलते हैं। तो अब उपाधियों की भी चर्चा यहां कर लेते हैं। उपाधियों में बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। एक तो आप लोगों को परम भागवत की उपाधि मिलेगी, सबसे महत्वपूर्ण उपाधि जो मैंने ऊपर ब्रैकेट में भी लिख दी है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ। विक्रमादित्य की जो उपाधि है, विक्रमांक इसे कहा जाता था, विक्रमांक, ठीक है, ये इसकी उपाधि है। और एक और उपाधि मैं यहाँ बता देता हूँ, सकारी, सकारी, ठीक है। तो ये इनकी आरंभिक साथियों क्या है, उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनाम देवगुप्त, देवश्री, देवराज, उपाधियां परम भागवत, विक्रमादित्य, विक्रमांक और सकारी। उसके बाद अपन चर्चा करें साथियों, चंद्रगुप्त की चर्चा कर रहे हैं। इसकी जो प्रथम राजधानी है, सर्वप्रथम राजधानी बनाता है ये पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र। और द्वितीय जो राजधानी है इसकी वो है साथियों उज्जैनी, उज्जैनी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना, दो राजधानियां हो गई। अब ये करता है साथियों शक विजय, शकों पर ये क्या कर लेता है, विजय करता है। इस है ना उपलक्ष्य में ये क्या करता है, सिक्के चलाता है साथियों, रजत के, रजत, आप इसे क्या कह सकते हो साथियों, रजत को ही आप लोग कहोगे चांदी, सिल्वर। तो रजत के यानी सिक्के का, सिक्कों का प्रचलन किया। और इसी विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो ये उपाधि धारण करता है, जिस उपाधि का नाम इसके ठीक ही पास में लिखा पड़ा है, उपाधि वो थी साथियों कौन सी, सकारी की। सकारी का मतलब समझ गया क्या, शक, अरी, अरी माने होता है दुश्मन, सकारी, मुरारी, मधुआरी, आपने ऐसा नाम पढ़ा होगा, मुरारी, मुरा को है ना, मुरा का जो दुश्मन है, अरी माने होता है दुश्मन या शत्रु, ठीक है। तो उसके लिए है सकारी, शकों का ये क्या है, दुश्मन। पर्वतारी, पर्वतों का दुश्मन कौन है, इंद्र, तो इंद्र के लिए आता है पर्वतारी, ठीक है। मधुवारी, ठीक है, इसी प्रकार आता है। मुरारी, त्रिपुरारी, त्रिपुर का है ना दुश्मन है वो। तो देखिए उपाधि सकारी, ओके। अब अपन चर्चा करते हैं शक, विजय, रजत, चांदी, सिक्कों का प्रचलन इसने किया, उपाधि सकारी की धारण की। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपको यहाँ बतानी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों ही चीजों का क्या कर दिया साथियों, उल्लेख कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो अब इसकी अब शुरू होने वाली है, और वो क्या है, वो है कि इसके दरबार में साथियों नवरत्न रहते थे। तो सबसे पहले मैं इस चीज को रिवाइज करूंगा थोड़ी सी, आप फटाफट जल्दी से रिवाइज कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है, उपाधि है 380 से 412 एडी इसका शासनकाल है, शासनकाल यानी गुप्त राजवंश का स्वर्णकाल इसका, इसे कहा जाता है। रामगुप्त को गद्दी से हटाकर शासक बनता है, रामगुप्त जो कि अयोग्य शासक था ही, है ना। समुद्रगुप्त का साथियों ये थोड़ा सा ध्यान रखना, समुद्रगुप्त का ये पुत्र था, वो बड़ा था, ये छोटा था, ठीक है, ध्यान रखना। विवाह दुरुदेवी पुत्र कुमार गुप्त, जानकारी कौन से, मेहरौली स्तंभ विलेख से इसकी सारी जानकारी, केवल ये नहीं सारी जानकारियां। और उपाधियां परम भागवत, विक्रमादित्य, विक्रमांक और सकारी। और प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र को, द्वितीय उज्जैन को। उसके बाद साथियों क्या करता है शक विजय, रजत यानी कि चांदी के सिक्कों का प्रचलन करता है, सकारी की उपाधि धारण करता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो मैं अब बताने वाला हूं आप लोगों को, उस पर आप लोगों को पूरी पकड़ बनाए रखनी है साथियों। भारतीय इतिहास के अंदर नवरत्नों की चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी। एक बात तो सीधी सी नवरत्न की चर्चा आती है तो आपके दिमाग में आता है अकबर के दरबार के नवरत्न। तो फटाफट नाम आपके दिमाग में आ जाता होगा, नहीं आता है तो इस प्रकार याद कीजिए हमेशा ही। अकबर के दरबार के नवरत्न याद करने हैं तो आप ऐसे याद कीजिए, 4 हिंदू 5 मुस्लिम।
ज़्यादा वो मुसलमान था तो 5 मुस्लिम रखता था, 4 हिंदू रखता था, मतलब याद करने के लिए सब 2 भागों में बांट दिया। सबसे पहले याद कर लीजिए, 5 ज़्यादा है तो उनको याद कर लीजिए। अबुल फजल व फैजी 2 भाई थे, एक मुल्ला 2 प्याजा, एक हकीम मुकाम और एक अब्दुल रहीम खान खाना। तो हो गए आप लोगों के 5। और अब बात रही 4 हिंदुओं की, तो 4 हिंदू कौन कौन से थे? तो मान सिंह था, टोडरमल था, तानसेन था और बिरबल था। हो गए नौरत्न किसके? अकबर के। तो अकबर के तो एक बार छोड़ दीजिए, आगे मध्यकालीन भारत में हम पढ़ेंगे मुगल काल में। लेकिन अब चर्चा करते हैं साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसके नवरत्न है ना, दरबार में नवरत्न रहते थे भाई। और ये जो दरबार में नवरत्न रहते थे इनके, वो कौन कौन से हैं उनको हमें जानना चाहिए। तो मैं कुछ चीजें आप लोगों को लिख करके बता देता हूं साथियों। एक तो है धनवंतरी। धनवंतरी की चर्चा आप लोगों ने कई बार पहले भी सुन ली है, और ये 1 नंबर व्यक्ति है धनवंतरी। कालिदास, अमर सिंह, क्षणपक, एक आता है साथियों बेताल भट्ट। बेताल भट्ट, और उसके बाद आप चर्चा करोगे साथियों बेताल भट्ट के बाद शंकु। इसके बाद हम चर्चा करते हैं साथियों घट, एक वराहमिहिर, और वरुचि, और एक ले लीजिए आप घट करपर। ये लीजिए साथियों 9 रत्न। किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न कौन कौन से हैं दोबारा देख लीजिए। अब एक बार टाइम लगता है, उसके बाद कुछ भी टाइम नहीं लगता। धनवंतरी, कालिदास, अमर सिंह, क्षणपक, बेताल भट्ट, शंकुक, वराहमिहिर, वरुचि और घट कर पर। ठीक है, देखिए इन चीजों को याद करने के लिए बहुत सारे लोगों ने ट्रिक भी बनाते हैं, बहुत सारे लोग याद भी करते हैं, लेकिन आप इसको सीधा डायरेक्ट याद कीजिए। छोटे छोटे 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में बांट लीजिए, याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको है ना शॉर्ट ट्रिक बनाइए ताकि काम आ जाए। जैसे 1 नंबर तो आप इसके लिए याद करो धक्का। क्या याद करो? धक्का। ज्यादा धक्का नहीं करना है। तो ध से धनवंतरी, का से कालिदास। उसके बाद करो अक्ष। अक्ष जैसे आंख को भी कहते हैं ना, अक्ष धुरी भी होती है, तो अक्ष, धक्का, अक्ष। अक्ष का मतलब क्या हुआ? अमर सिंह। और क्षय का क्या हो गया? क्षणपक हो गया। उसके बाद क्या कर लो? बेताल, है ना, धक्का, अक्ष, बेस। पहले बेस बनाओगे तभी तो धक्का लगेगा। ठीक है, तो बेस। ठीक है, बेस याद करोगे तो बेस से क्या हो गया? बेताल भट्ट, है ना, हाँ बेताल भट्ट। ओके, और उसके बाद चर्चा करोगे साथियों ये सै, और सै का आप लोग क्या ले लोगे? शंकु। क्या ले लोगे? शंकु। उसके बाद याद करो 2 व घट, है ना, 2 व घट गया। ये लो 2 व, बेस बनाओगे फिर 2 व घट गया। 2 व का मतलब क्या हो गया? वराहमिहिर और वरुचि और लास्ट में घट कर पर। ठीक है, इसी प्रकार टोटल अलग अलग प्रकार के तोड़ करके आप इनको याद कर लो। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सहयोग आपको दिया, इस प्रकार याद कर सकते हो। तो ये इनके दरबारी है, धनवंतरी, चिकित्सक, कालिदास की चर्चा आप कितनी बार मैं बता चुका हूँ। अमर सिंह, क्षणपक, बेताल भट्ट, शंकुक, वराहमिहिर, वरुचि और आपका घट कर पर, ये इसके दरबार में साथियों नवरत्न थे। ठीक है, अब देखिए जब इसके दरबार में विद्वान की बात आ रही है, तो यहाँ पर साथियों एक विद्वान आता है, आप लोगों को पता होता है ना, फाइयान आता है या वेनसांग आता है। दिमाग में कुछ आ रहा है क्या भैया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके दरबार की अगर अपन चर्चा करेंगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति आता है, चीनी यात्री फाइयान, अगर आपने चर्चा सुनी है तो। देखिए फाइयान की बात मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। दरबार में या इसके समय फाइयान आया, भारत आया। ठीक है, फाइयान क्या आया भैया? भारत आया। कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाइयान क्या आया? भारत आया। ठीक है, अब ये फाइयान की चर्चा आप लोग करते हो, तो साथियों ये जो फाइयान है अपन इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
तो ये व्यक्ति फाहियान है भारत के अंदर 400, वैसे तो ये 399 से लेकर के इसका जो 414 तक ये पूरा टूर रहता है इसका, 399 से लेकर के 414 तक का ये टूर रहता है, ठीक है। और जब ये भारत पहुंचता है, ये भारत पहुंचता है साथियों 404 में, ठीक है। 404 में साथियों ये भारत पहुंचता है। किसकी बात कर रहे हैं? 404 नहीं है, सॉरी 402 है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं दोबारा। देखिए भारत पहुंचा है 402 में, कौन? फाहियान। अब एक चीज ध्यान रखना है, कई बार परीक्षाओं में ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इसकी पुस्तक का नाम क्या है। तो पुस्तक तो आप सब लोग जानते हो, फॉक्युकी या फोकवोकी, दोनों में से एक ही बात है, चाहे कैसा भी लिखा हो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। हाँ, जैसे अवेंसान की आप सीयू की लिखते हो, काफी चर्चा है, लगातार जानते हो भी हो, ठीक है। तो पुस्तक फोकवोकी। एक इंपॉर्टेंट सबसे पहले ध्यान रखना, फाहियान जब आता है ना, ये आया किस मार्ग से? स्थल मार्ग से। और ये गया किस मार्ग से? जल मार्ग से। ये बात ध्यान रखना, मैं साथ साथ में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, फाहियान के बारे में। तो ये फाहियान यहाँ पर आया, भारत आया 399 से 414, और स्थल मार्ग पुस्तक फोकवोकी, भारत पहुंचा 402 में, और यानी कि आया स्थल मार्ग से और गया कब? जल मार्ग से। देखिए ये नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए आता है ना, यहाँ से कुछ जानकारी जुटाने के लिए आता है। तो अपन चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और भी बात करेंगे, ठीक है। तो फाहियान के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। अब साथियों इसी बिंदु से मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। एक बिंदु मैं पहले छोड़ चुका हूँ, उसको वापस लेता हूँ। तो दरबार में नवरत्न रहते हैं, धका अक्ष बेस 2 घट पर, है ना, घट गए। तो क्या है, ध से क्या हो गया? ध से, देखिए एक बार थोड़ा सा देख लो, ध से क्या हो गया? धनवंतरी, क से कालिदास, ए से अमर सिंह, छ से क्षणपक, और बे से बेताल, और भट्ट, स से शंकुक, और दो वह का मतलब व्राहमिहिर और वरुचि, और फिर आपका क्या होगा? घट कर पर, ठीक है। तो याद हो जाएगा। और फाहियान की चर्चा आया किससे? जलमार्ग से, स्थल मार्ग से, सॉरी, गया किससे? जलमार्ग से, ठीक है। हाँ, आया तो इसके पास खूब सारे पैसे थे, ऐसा मान लो, गया था तो पैसे कम हो जाते हैं, तो सस्ता पड़ता है कौन सा? जलमार्ग। तो वैसे याद कर लेना आप लोग, ठीक है। ओके, तो ये होगी बात पूरी इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में पूरी हुई। अब मैं कह रहा हूं इसका जो एक विवाह है वो हुआ था साथियों कुबेर नागा के साथ, कुबेर नागा। और ये नागवंश की राजकुमारी थी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री होती है, इस पुत्री का नाम है प्रभावती। प्रभावती गुप्त की चर्चा आप लोग करते हो। और इस प्रभावती का विवाह, यहां से कहानी थोड़ी सी और जोड़ रहा हूं मैं, विवाह होता है साथियों। देखिए जब आप चर्चा करते हो, किसी चीज को जोड़कर पढ़ते हो, तो फिर क्या होता है, याद रह जाता है ये चीजें, है ना, और हम लोगों को ज्यादा कठिनाई नहीं होती, ठीक है। तो पुत्री प्रभावती और विवाह इसका होता है साथियों रुद्रसेन, जो कि वाकाटक वंश का शासक है। विवाह होता है इसका रुद्रसेन के साथ। और रुद्रसेन साथियों वाकाटक वंश का शासक है, वाकाटक वंश का शासक है, ठीक है, रुद्रसेन के साथ। एक चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेना, फिर ये रुद्रसेन, ठीक है, रुद्रसेन और प्लस कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये दोनों मिलकर के साथियों, यानी कि चंद्रगुप्त और ये रुद्रसेन दोनों मिलकर क्या करते हैं साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या करते हैं? हुनों को पराजित कर देते हैं, शकों को पराजित कर देते हैं। थोड़ा सा देख लेना, सॉरी, शकों को ये पराजित कर देते हैं।
हुणों का आक्रमण तो आगे अभी शुरू ही नहीं हुए हैं, आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा गलती हो गई है तो उसमें थोड़ा देख लेना, है ना। रुद्रसेन और वाकाटक वंश, चंद्रगुप्त द्वितीय मिलकर के ये क्या कर देते हैं साथियों, शक विजय कर लेते हैं। भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, शकों को विजय, एक तरीके से शकों का पूरी तरह से दमन ही कर देते हैं, शकों का दमन। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये है ना, एक प्रकार से इस विजय के बाद में एक उपाधि धारण करते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो उपाधि है विक्रमादित्य की, ठीक है। हाँ, इस विजय के बाद में, शकों के विजय के बाद में ये क्या करते हैं, यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। विक्रमादित्य, सकारी तो उधर पहले भी मैंने बताया था कि इसने शकों को हराया था, सकारी भी उसी के उपलक्ष्य में, और यहाँ पर तो पूरी तरह से दमन कर देते हैं शकों का, ठीक है। तो विवाह कुबेर नागा के साथ, नागवंश की राजकुमारी पुत्री प्रभावती, विवाह रुद्रसेन, वाकाटक वंश का शासक है साथियों। और ये दोनों मिलकर के, रुद्रसेन और चंद्रगुप्त दोनों मिलकर के क्या कर लेते हैं, यानी एक तरीके से मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, दोनों शकों का दमन कर देते हैं और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था साथियों, वैष्णव धर्म का अनुयायी। इसका क्या प्रमाण, विष्णु पद पर्वत पर वैष्णव मंदिर का निर्माण। ये बात भी आप लोगों को साथ में याद करनी है कि ये व्यक्ति वैष्णव धर्म का अनुयायी है। विष्णु पद पर्वत पर वैष्णव ध्वज का निर्माण, सॉरी ध्वज कहा जाता है इसके लिए, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, वैष्णव ध्वज का निर्माण। वैष्णव ध्वज का निर्माण, वैष्णव ध्वज का निर्माण, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय साथियों साथ साथ में क्या था, वैष्णव धर्म का क्या साथियों, अनुयायी था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी ये आप लोगों के साथियों है इस चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। मैंने इस छोटी सी कक्षा में आप लोगों को चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में विस्तार से बताने की चेष्टा की। अब आगे भी कुछ शासक आने वाले हैं, उसकी चर्चा करेंगे हम अगली कक्षा में साथियों, जैसे कि कौन बचा है। इसके बाद हम तुरंत ही कुमारगुप्त, इसके पुत्र की चर्चा करेंगे। उसके बाद साथियों एक और महत्वपूर्ण स्कंदगुप्त भी आएगा, ठीक है। हाँ, जो कि एक प्रकार से प्रभावशाली अंतिम था, फिर प्रवर्ती शासक, और फिर इनकी हाँ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं। तो अब साथियों मुझे एक बार मैं इस चीज को थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। विवाह कुबेर नागा के साथ, नागवंश की राजकुमारी थी पुत्री प्रभावती, विवाह रुद्रसेन, वाकाटक वंश का ये व्यक्ति था। रुद्रसेन और चंद्रगुप्त दोनों मिलकर शकों को पराजित, दमन कर देते हैं शकों का। विक्रमादित्य की उपाधि कौन धारण करता है, चंद्रगुप्त। और वैष्णव धर्म का ये अनुयायी है साथियों। और विष्णु पद, है ना, हाँ मैंने आप लोगों को बताया विष्णु पद जो पर्वत है उसके ऊपर वैष्णव ध्वज का ये क्या करता है, निर्माण करता है साथियों। तो शायद मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली कक्षाएं जल्दी मैं और अपलोड करने वाला हूं, तब तक के लिए साथियों आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।